बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रैकिंग द जीआरई बुक से लीनियर अलजेब्रा के एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे। द वेक्टर्स v1 v2 v3 फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब, कि ये जो तीन वेक्टर दिए गए हैं ये बेसिस फॉर्म करते हैं और इनमें एक अननोन भी है k। v1 के कंपोनेंट्स बता दिए गए -1 1 1, v2 के कंपोनेंट्स भी बता दिए गए, जबकि v3 के कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट k जो कि हमें फाइंड करना है। Form a basis for R cube for all real values of k except k equal। उसमें ये पूछा गया है कि ये v1 v2 v3 अगर R क्यूब की बेसिस फॉर्म करें तो इन ऑप्शंस में से k की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, अगर ये तीनों बेसिस फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब यह है कि v1 v2 v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी गिवन है कि v1 v2 v3 दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अब हम बात करें कि अगर हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 इज नॉन सिंगुलर, एक रिजल्ट है ये, इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है इफ एंड ओनली इफ रोज ऑफ ए, या फिर यूं कहा जाए कि कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ एंड ओनली इफ के साथ है कि अगर किसी मैट्रिक्स के तमाम रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट हों तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। या फिर यूं कर लें कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के तमाम कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हों तब भी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके कॉलम हम बना लेते हैं v1, यानी कॉलम वाइज, या चलें रो वाइज लिख लेते हैं। v1 पहली रो, v2 दूसरी रो और v3 को तीसरी रो बना लेते हैं। अब अगर ये v1 v2 v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, मीन दिस शुड बी नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स A की एंट्रीज लिखते हैं। पहले v1 की तमाम एंट्रीज जो कि -1 1 1 है, v2 की एंट्रीज 1 1 1 और v3 की एंट्रीज 1 -1 एंड k है। अब चूंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो इस कंडीशन को हम यूज करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे कि k की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ A मीन -1 1 1 1 1 1 एंड 1 -1 k। दिस डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसे अब जब डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करें तो ये -1 इंटू k +1 -1 इंटू k -1 और +1 इंटू -1 -1, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं -k -1 -k +1 -2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, ये बन गया -2k दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि k शुड नॉट बी इक्वल टू -1, कि k की कोई भी और वैल्यू हो सकती है लेकिन -1 नहीं हो सकती। तो यहाँ भी यही पूछा गया कि k की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ राइट ऑप्शन बी होगा, -1 नहीं हो सकती। ओके, नंबर 7, फॉर द मैट्रिक्स A लेट R डिनोट द रैंक एंड D डिनोट इट्स डिटर्मिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R माइनस D। अब चूंकि हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया और रैंक और डिटर्मिनेंट के बारे में बात की गई है तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए का रैंक भी फाइंड कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें से हम आर माइनस डी भी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ए का रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए को रिड्यूस्ड या एचिलॉन फॉर्म में चेंज किया जाता है। मैट्रिक्स ए जो कि इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, ऐसा करते हैं कि हम रो 1 को एज इट इज़ रहने देते हैं 1 2 3, रो 2 -4 टाइम रो 1 करते हैं तो ये बन जाएगा 4 -1 दैट इज 4 -4 इज 0, 5 -8 -3 एंड 6 -12 दैट इज -6। सिमिलरली R3 -7 टाइम R1 करने से 7 -1 7 0, 8 -14 जो कि होगा -6
and 9 minus 27, 7 3s are 21, 9 minus 21 that is minus 12। ओके, फर्दर इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं 1 2 3। R2 को हम -3 से डिवाइड कर देते हैं, -1/3 R2 और -1/6 R3 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0 1 2 0 1 और 2। ओके, अभी ये एचिलॉन फॉर्म में नहीं बनी। एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए एक बार फिर से रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, 1 2 3 फर्स्ट रो एज इट इज़, 0 1 2 सेकेंड रो भी एज इट इज़, और R3 माइनस R2 करने से हमें मिलेगा 0 0 और 0। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसका जो रैंक है वो इक्वल है 2 के। अब चूंकि उसका रैंक रिड्यूस हुआ है, कुछ कम हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यहाँ भी हम इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करें तो ये चूंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स में एक 0 भी है तो ये 0 हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए कि इसकी एचिलॉन फॉर्म बनाते हुए एक रो मुकम्मल तौर पर 0 हो चुकी है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल होगा। ओके, डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 है, सो d की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 2 है। r इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 0, सो r माइनस डी जो कि इक्वल होगा 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ई होगा, नंबर 2। नंबर 8, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डी, यहाँ सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, कि अगर ये डिटर्मिनेंट डी के इक्वल हो तो फिर इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी। तो इसको हम ज़रा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस वाले डिटर्मिनेंट को जो बाद में हमें फाइंड करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं के एल एम 2a माइनस के 2b माइनस एल, या इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि 2a माइनस 2k 2b माइनस 2l 2c माइनस 2m, और यहाँ p q r, और यहाँ प्लस करके डिटर्मिनेंट में हम लिखेंगे के एल एम 2a माइनस 2k 2b माइनस 2l 2c माइनस 2m, और यहाँ होगा के एल एम। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक कॉलम में एलिमेंट्स ऐड हो रहे हो तो वहाँ से दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाकर लिखे जा सकते हैं, बाकी कॉलम को एज इट इज़ रहने दिया जाए। तो ये वाला डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें दो कॉलम एक से, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 एक से होने की वजह से ये डिटर्मिनेंट 0 हुआ। और दूसरे डिटर्मिनेंट को हम फर्दर एक्सपेंड करके लिख सकते हैं के एल एम। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हम इसका फर्स्ट कॉलम लिखेंगे जो कि है 2a 2b 2c, और यहाँ p q r प्लस, अब दूसरा डिटर्मिनेंट लिखते हुए के एल एम, यहाँ लिखेंगे -2k -2l -2m, और यहाँ होगा p q r। अब हमने सिर्फ कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग दो डिटर्मिनेंट्स में। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लें तो ले सकते हैं, 2 कॉमन लेने से यहाँ मिलेगा के एल एम ए बी सी पी क्यू आर। डिटर्मिनेंट में से किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। अगर नेक्स्ट में से हम -2 कॉमन लें तो ये बन जाएगा के एल एम पी क्यू आर। तो ये अगेन ये वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 एक जैसे हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम या दो रो एक जैसे हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो अब एक्चुअली हमारे पास सिर्फ ये वाला डिटर्मिनेंट रह गया। अच्छा, अब जो हमें गिवन है उसमें फर्स्ट रो है ए बी सी, सेकेंड रो है के एल एम, और थर्ड रो है पी क्यू आर। तो हम इसको भी ज़रा उसके साथ रिलेट करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ये के एल एम बन जाएगा, ए बी सी बनेगा, और यहाँ पी क्यू आर बनेगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का अपना डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये सेम होते हैं।
अच्छा, फिर पहले वाले डिटर्मिनेंट के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें फर्स्ट रो में ए बी सी चाहिए, सेकंड रो में के एल एम और थर्ड में पी क्यू आर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो में ए बी सी बनाते हैं। तो ये ए बी सी फर्स्ट रो और सेकंड रो को जब हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा, -2 टाइम ये बन जाएगा ए बी सी, यहाँ होगा के एल एम और ये होगा पी क्यू आर। तो हमें ये गिवन है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डी है, सो दिस इज इक्वल टू -2d। तो दिए गए ऑप्शंस में से नंबर सी जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द फॉलोइंग मैट्रिक्स बी नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, इन्वर्टिबल, ओके, यानी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। अच्छा, इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए नॉन इन्वर्टिबल की अगर बात की जाए तो नॉन इन्वर्टिबल ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब हमें ये बताया गया कि दिस मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 7 6 0 1 5 4 x 1 0 0 1 1, सॉरी हम एक कॉलम मिस कर गए, 8 7 0 1 एंड 0 0 1 1। सो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देखते हैं कि किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो वो ये रो नंबर 4 जिसमें पहले से 2 ज़ीरो मौजूद हैं, एक ज़ीरो हम खुद से और भी बना सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम इस वाले एलिमेंट को ज़ीरो बनाते हैं, 1 1 1 1 7 6 8 0 6 4 7 0। तो अब सिर्फ इस एक में हमने चेंज करना है, तो हम यहाँ करने लगे हैं C3 -C4, सो 0 -1, सो -1 x -1 and 0 -1 again -1 and 1 -1 0, that is equal to 0। अब अगर हम इसको फोर्थ रो से एक्सपेंड करें तो ये होगा, यानी हम इस 1 के लिए एक्सपेंड करने लगे। अब 1 कहाँ पर है? ये फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम में है, 4 + 4 जो कि 8 होता है, दैट इज़ इवन। इवन मिलने से इसलिए हम 1 के साथ प्लस का सिंबल लगाएंगे, तो ये 1 इंटू डिटर्मिनेंट, वो रो और वो कॉलम हम स्किप कर देंगे, ये रो और ये कॉलम इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखने वाले हैं, 7 6 -1 6 4 x -1 8 7 एंड -1, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब फर्दर इसको हम यहाँ 3/3 का तो बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि रो कॉलम ऑपरेशन लगाएं। 7 इंटू -4 -7x + 7, -6 इंटू -6 -8x + 8 और -1 इंटू 6 7s are 42 -8 4s are 32, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 7 इंटू -3 -7x -6 इंटू 2 -8x -1 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 0। So 7 3s are 21 -49x -12 plus 48x -10, that is equal to 0। So -48 plus -49 plus 48 ये होगा -x, 21 -22, so that is -1 equal to 0। So x is equal to -1। तो ये हमें राइट ऑप्शन मिल गया, x इक्वल -1। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। Next, number 10, for what value of D is the vector B in the column space of this matrix। अब B इसके अगर कॉलम स्पेस में है, अच्छा B को हम पहले तो थोड़ा कॉलम वाइज लिख लेते हैं ना, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोज है। सो B इज 12 11 एंड D। अगर ये इसके कॉलम स्पेस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि B को उसके कॉलम्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मीन वी कैन राइट B that is equal to alpha 1 into first column 1
4 7 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू सेकेंड कॉलम जो कि है 2 5 8 प्लस अल्फ़ा 3 टाइम 3 6 9। और इस सिस्टम को कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके कॉलम स्पेस में मौजूद है। इसका मतलब यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 मौजूद हैं कि हम लिख सकें कि B इज़ इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ B के कंपोनेंट भी लिख देते हैं। B के कंपोनेंट जो कि हैं 12 11 एंड D। तो यहाँ से अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें 3 इक्वेशंस मिलती हैं। पहली ये है कि अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 दैट इज़ इक्वल टू 12। सेकंड ये है कि 4 अल्फ़ा 1 प्लस 5 अल्फ़ा 2 प्लस 6 अल्फ़ा 3 दैट इज़ इक्वल टू 11। और थर्ड है 7 अल्फ़ा 1 प्लस 8 अल्फ़ा 2 प्लस 9 अल्फ़ा 3 दैट इज़ इक्वल टू डी। डी ही हमें फाइंड करना है। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स से हम देखते हैं कि ये क्या है। ओके, इसका मैट्रिक्स ये बनेगा 1 4 7 2 5 8 3 6 9 और इसके साथ हम ऑगमेंट कर रहे हैं 12 11 9 को। ओके, तो हम रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए एचिलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये पिवट एलिमेंट 1 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो एज इट इज़ रहने देते हैं 1 2 3 एंड 12। हम करते हैं कि रो 2 -4 टाइम रो 1। तो 4 - 4 0, 5 - 8 -3, 6 - 12 -6, 11 - 4 टाइम 12। सो 11 minus 12 2s are 24, 2s are 48, so that will be equal to -37। so यहाँ होगा -37। और फिर हम करने लगे हैं रो 3 -7 टाइम रो 1। सो 7 - 7 0, 8 - 14 सो -6, 9 - 21 सो -12। और यहाँ पे डी है, सॉरी ये 9 नहीं है जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ होगा d -7 टाइम 12। ओके, d -7 टाइम 12। सो 12 इंटू 7, 7 2 ज़र 14, 7 1 ज़र 7 एंड 8। तो यहाँ d -84 ही लिख लेते हैं हम। ओके, तो फर्दर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 1 बनाने के लिए कॉलम रो 2 को -3 से डिवाइड कर देते हैं। सो दैट इज रो इक्विवेलेंट टू 1 2 3 एंड 12 0 1 2 और 37/3। क्या किया हमने कि रो 2 डिवाइडेड बाय -3। ओके, सो 0 -6 -12 एंड d -84। तो यहाँ अब 1 ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे 0 बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि रो 3 प्लस 6 टाइम रो 2 कर लेते हैं। तो ये तो हमें मिलेगा 1 2 3 12, 0 1 2 37/3। और यहाँ मिलेगा 0 -6 + 6 0, -12 + 12 0, और ये होगा 6d -84 और प्लस 6 टाइम 37/3। तो ये बनने वाला है d -84 प्लस 3 2s are 6 और 37 2s are 74। सो d -10। तो यहाँ हम लिखेंगे d -10। अब देखिए कि ये जो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक है 2। तो अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ज़रूरी है कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इन दोनों के रैंक सेम हो। और इनके रैंक सेम होने का मतलब ये है कि d -10 शुड बी इक्वल टू 0, और अगर d -10 0 है तो d इक्वल है 10 के। तो यहाँ से हमें जो राइट ऑप्शन मिला वो है
D = 10। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।